वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि मैं 5 मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके आऊँगी और उसी में आज हमारा लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है। और मैंने कमेंट बॉक्स में देखा बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करना है। ऑफलाइन पेपर है, इजीली आप क्वेश्चन को देखें, अच्छे से पढ़ें। कहाँ आपसे इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ आपसे करेक्ट पूछा है, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको साइंस में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है तो हम करेक्ट टिक कर देते हैं। तो ये लास्ट मॉक टेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जो है हम की पॉइंट्स की जो वीडियो होती है, लास्ट में जो की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जिनको देखकर जाना ज़रूरी ही है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। और उसी के साथ हमारी जो पूरी सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मेरी तरफ से मैंने अपना सब 100% आपको दे दिया है। अब बारी है आपकी, आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है, सब कुछ अच्छे से करना है ताकि आप एक बेहतरीन स्कोर करें। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट 25 प्लस जो है वो साइंस पेपर 2 में 100% स्कोर करेंगे। अगर आपको साइंस पेपर 2 के बाइलिंगुअल नोट्स चाहिए, अगर आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स, टॉपिक सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस विद आंसर, जो शॉर्ट समरी कराई थी 3 घंटे की, वो लास्ट टाइम में रिवाइज करनी है, उसकी PDF सब आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ पे करने होंगे 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी है। इसके रिगार्डिंग आप मेरी व्हाट्सएप 9411662115 पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको हैंड टू हैंड सारी PDF मिल जाएंगी, ताकि आप क्विक रिवीजन जो है जल्दी से कर सकें और एक अच्छा स्कोर जो है साइंस पेपर 2 में आप कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा मौका है ऑफलाइन में। चलिए आज हम लास्ट मॉक टेस्ट पेपर देखने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, क्योंकि 22-23 में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। गोल्ड स्मिथ ब्लो अ dash zone of a flame with a metal blow pipe to melt gold. The color of this zone is dash and it is zone of dash combustion. जो सोना गलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से जो ज्वाला है उसके डैश क्षेत्र पर फूंक मारता है, इस क्षेत्र का रंग डैश है और यह डैश दहन क्षेत्र है, ये हमको बताना है। देखिए जो फ्लेम जलती है मोमबत्ती में, तो जो उसका आउटर मोस्ट वाला वहत्तम हिस्सा होता है, जो ब्लू वाला हिस्सा होता है, वो सबसे हॉटेस्ट होता है। और जो गोल्ड स्मिथ होता है उसी ब्लू वाले हिस्से से क्या करता है, गोल्ड को पिघालने की कोशिश करता है। तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। और इसमें हमें कंप्लीट कंबस्चन जो है, पूर्ण दहन जो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, जिन बच्चों ने टिक किया होगा उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही है। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स में भी नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए जैसे ये होती है, तो ये ब्लूइश वाला पार्ट जो होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म क्षेत्र होता है, आउटर जोन होता है। और यहाँ पर कंप्लीट कंबस्चन, पूर्ण दहन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये ब्लू जोन होता है और ये ल्यूमिनस नहीं होता। ल्यूमिनस का मतलब है यहाँ ये लाइट जो हमें दिखती है, जो हमें लाइट दिख रही है वो इस पार्ट की वजह से नहीं दिखती। जो मिडिल पार्ट होता है ये येलो ऑरेंज वाला, ये यहाँ पर जो होता है इसमें पार्शियल कंबस्चन होता है, ये येलो ऑरेंज वाला पार्ट। और ये मॉडरेट हॉट होता है, मतलब बीच में हॉट होता है, ना गर्म ना ठंडा। और यही वो हिस्सा होता है ऑरेंज येलो वाला, जो हमें जो लाइट है वो हमें इसी की वजह से दिखती है। यही हमारा ल्यूमिनस वाला हिस्सा कहलाता है, ये जो ब्लू और ऑरेंज वाला हिस्सा होता है। नीचे वाला जो ब्लैकिश वाला सबसे नीचे की तरफ हिस्सा होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है और ये ब्लैक होता है और ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म जो है ये होता है। देखिए ज्वाला जो है, ये जो फ्लेम है ये 3 जोन में होता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहला जोन होता है नॉन ल्यूमिनस अदीप्त, ये जो ऊपर वाला हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये जो ब्लू वाला जोन होता है ये नॉन ल्यूमिनस होता है। ये प्रकाश जो है यहाँ पर उत्पन्न नहीं करता, ये हमें लाइट जो है इसकी वजह से नहीं देखने को मिलती। जो हमें प्रकाश दिखता है वो हमारा मॉडरेट हॉट वाला जो हिस्सा होता है, मिडिल जोन जो होता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये ल्यूमिनस क्षेत्र कहलाता है। और ये जो लीस्ट हॉट वाला जो एरिया होता है, इनर मोस्ट जोन जो होता है, ये हमारा ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है, डार्क जोन जो है वो हमारा कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। ये जो पिचर पौधा होता है, कीड़े जो है ये खाता है, क्यों खाता है ये हमको बताना है, ये क्यों ट्रैप करता है कीड़ों को, ये यहाँ पर हमको बताना है। चलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखिए प्लांटों को नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेसाइजिस के लिए। अब वो नाइट्रोजन जो है वो इसको सॉइल से तो
नहीं मिल पाती तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, जो इंसेक्ट ये ट्रैप करता है वहाँ से ये नाइट्रोजन लेता है। तो पिचर प्लांट हो गया, आपका वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ये उसके उदाहरण हैं। तो ये ऐसी सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती, जिस वजह से क्या करता है ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा गलत कथन है। कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। चींटी के डंक के इलाज के लिए कैलामाइन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। जो चींटी का डंक होता है उसमें होता है आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीनीकरण करने के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं और बेस के तौर पर हम किसका यूज़ करते हैं, कैलामाइन का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकरेक्ट। अ कंपाउंड इफ एसिडिक विल टर्न ऑल इंडिकेटर रेड, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक यौगिक जो अम्लीय है वो सभी संकेतकों को लाल कर देता है, ज़रूरी थोड़ी है एसिडिक के केस में हमेशा रेड कलर ही इंडिकेटर दे, कोई और कलर भी वहाँ पर आ सकता है। जैसे चाइना रोज में एसिड के इसमें डार्क पिंक कलर आता है, तो ज़रूरी थोड़ी है इंडिकेटर हमेशा लाल कलर ही देगा। तो यही जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया उनका पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी में क्या बोला है, ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज टू रेड इन कॉमन सॉल्ट, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो आपका साधारण नमक है वो क्या है, वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है और उदासीन के केस में कोई कलर चेंज नहीं होता, चाहे आपका कॉमन सॉल्ट हो गया चाहे आपका शुगर हो गया, वो सब न्यूट्रल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ड्रॉप ऑफ, देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज वाले चैप्टर में ये सबसे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, सबसे लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखा है, नोट्स में भी मैंने लिख रखा है। 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वर एडेड टू 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वर एडेड टू डिजॉल्व इट। ठीक है, एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदों को कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में जोड़ा गया और फिर इसे पूरा भंग करने के लिए छोटी मात्रा में गर्म पानी जो है मिलाया गया। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल जो है वो उसमें अलग हो जाती हैं। तो ये दोनों स्टेप और स्टेप 1 और 2 क्या हैं ये हमको बताने हैं। दोनों के दोनों ही फिजिकल चेंज हैं, भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन लिख रखा है, गलत है। ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, आपके भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। देखिए अब इसमें क्या हुआ, आपने सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया, गर्म पानी मिलाया, तो आप सोचेंगे यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए केमिकल रिएक्शन के सेंस में, केमिकल चेंज के सेंस में, रासायनिक परिवर्तन के केस में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन जब ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ कॉपर सल्फेट की क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्रिस्टल जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। तो इस वजह से ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा स्टेप 1, और ठंडा होने के बाद जो क्रिस्टल वहाँ पर सेपरेट हुए वो भी फिजिकल चेंज की कैटेगरी में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम ये जाएंगे, बोथ, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस टू यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जंग को रोकने के लिए किया जाता है। किसकी जंग को रोकने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। अब आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, हम उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है कि हम आयरन को प्रिवेंट करने के लिए उस पर किसकी कोटिंग करते हैं, हम उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हम किसको प्रिवेंट करते हैं, तो हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे उसकी रक्षा करते हैं, उस पर जो जिंक है उसकी परत जो है वो हम वहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉइल, और यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो सही कथन है वो यहाँ पर पहचानने हैं। वेदरिंग इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पूरी तरह से गलत है। ये जो अक्षय होता है मिट्टी के निर्माण में एक बहुत तेज प्रक्रिया होती है, नहीं। देखिए वेदरिंग क्या होता है, जैसे पत्थर का सॉइल बनना, पत्थर क्या होता है, पानी में जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर उससे छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 करके वो क्या हो जाते हैं, वो मिट्टी बन जाते हैं, वो सॉइल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में बहुत समय लगता है। तो ये एक फास्ट प्रोसेस ना होकर
पर ये स्लो प्रोसेस होती है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, बिल्कुल जो रेतीली मिट्टी होती है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, उसमें पानी का बहाव जो होता है, पानी निकलने की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये बात सही हो गई सैंडी सॉइल के लिए, तो सेकंड ऑप्शन तो सही हो गया। लोमी सॉइल कंटेन ओनली सैंड एंड क्ले, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। देखिए जो दुमटी मृदा होती है उसमें केवल रेत और मिट्टी नहीं होती, उसमें गाद भी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें सिल्ट भी होता है, उसमें ह्यूमस भी होता है, लेकिन इतना ह्यूमस नहीं होता जितना टॉप सॉइल में होता है, लेकिन होता है। क्ले सॉइल जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि जो लोमी सॉइल है उसमें सैंड क्ले ही नहीं होता, उसमें साथ में सिल्ट जो होता है, जो उसमें गाद होती है वो भी होती है, ह्यूमस वगैरह भी उसमें देखने को मिलता है। तो सेकंड और सही है। द टॉप सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये भी बात सही है। जो शीर्ष की मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस अधिकतम मात्रा में होता है। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सेकंड और फोर्थ सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है। एनिमल सेल, प्लांट सेल से करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोशिकांग कौन से होते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। तो यहाँ पर एनिमल सेल का पूछ रहा है आपसे, जंतु कोशिका का पूछ रहा है, जो हमारी कोशिका है। बताइए कौन कौन से कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर होते हैं। देखिए तो सेल वॉल होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये केवल प्लांट और बैक्टीरिया में ही होती है। तो जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका होती है, वहाँ ये सेल वॉल होती है, हमारे अंदर एनिमल सेल में ये नहीं होती। सेम ऐसे ही जो प्लास्टिड होता है, ये जो लवक होता है, ये भी प्लांट सेल में ही मिलता है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन यहाँ से बाहर होंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका पूरी तरह से सही है। हमारी कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पूरा स्ट्रक्चर प्रदान करती है। न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके अंदर ही क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी पावर हाउस होता है, एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा जो है उसमें स्टोर होती है। और साइटोप्लाज्म होता है, कोशिकीय द्रव होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ से आपसे गलत कथन पूछा है। कॉकरोच, आंट, ग्रास होपर ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, बिल्कुल सही है। ट्रैकिया नामक एयर ट्यूब की मदद से जो कॉकरोच, चींटी, ये इंसेक्ट वगैरह होते हैं ये सांस लेते हैं, ये बात हो गई यहाँ पर पूरी तरह से सही। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लीव्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल ये जो स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनसे ही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जब होता है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये स्टोमेटा की मदद से होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो डायफ्राम होता है छाती गुहा का आधार प्रदान करता है, ये बात भी सही है। जो हमारे देखिए पसलियाँ होती हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, उनमें जो पसलियाँ होती हैं उनको नीचे एक आधार प्रदान करता है, क्या, डायफ्राम। तो ये चेस्ट कैविटी में आधार प्रदान करता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये नीचे की तरफ चला जाता है डायफ्राम, और जब हम ऑक्सीजन को बाहर करते हैं तो डायफ्राम, ऑक्सीजन नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे जब हम एयर को लेते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो उस समय ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब हम एक्सेल करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उस समय ये डायफ्राम जो है वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो ये बेस प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सीधी सी बात है, यहाँ डी होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है उनका आंसर सही होगा। द रूट ऑफ द प्लांट टेक अप ऑक्सीजन, नहीं, रूट ऑफ द प्लांट तो क्या लेकर जाती हैं, वाटर लेकर जाती हैं। ये ऑक्सीजन का जो लेना देना है वो हमारी लीव्स में होता है, स्टोमेटा के टाइम में वहीं पर होता है, तो ये रूट्स से नहीं होता। तो डी ही यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, चलिए बताइए। ऑन अ न्यू मून डे द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और फुल मून में, पूर्णिमा की रात में जो पृथ्वी है सूर्य और चांद के बीच में होती है। बताइए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, कैसे हैं। देखिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही होगा, दोनों ही यहाँ पर ट्रू हैं, दोनों ही यहाँ पर सत्य हैं। अब देखिए न्यू मून डे जो होता है, जो अमावस की रात होती है, उसमें क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मून आ जाता है। अब यहाँ पर ये मून जो होता है इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो ये मून जो देखिए, अब यहाँ पर मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। सपोज ये सन है, ये आपका मून है, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब देखिए मून को अगर मैं 2 हिस्से में कर लूँ, तो जब सन की लाइट आई तो वो खाली इस हिस्से पर आई, तो जो अर्थ की तरफ वाला हिस्सा है उस पर तो लाइट पड़ी ही नहीं, और जब उस पर लाइट पड़ी नहीं तो वो हिस्सा हमें दिखेगा ही नहीं, तो उस वजह से क्या होता है, हमें जो है कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता मून का, और वही आपका न्यू मून डे होता है, आपकी अमावस की रात होती है। समझ में आया आपको अच्छे से। और फुल मून डे में क्या होता है, जो अर्थ हो जाती है वो हमारी बिटवीन होती है, किसके, सन और मून के।
अर्थ जो है वो बीच में है किसके, सन और मून के। तो उस केस में क्या होता है, मून पर भी लाइट जो सन की जाती है वो इजीली और अर्थ पर भी जा रही है। तो उस केस में जो मून पर लाइट जाती है ये वाले हिस्से पर लाइट जो है पड़ जाती है आगे वाले हिस्से पर, और यही वाला हिस्सा जो है हमें दिखाई देता है जिसकी हमें अर्थ पर दिखता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें पूरा मून जो है वो दिखाई देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे, इसको आप याद भी रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो हमसे पूछा गया है। इनर सरफेस ऑफ द स्टील स्पून एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर, इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। स्टील की चम्मच का जो आंतरिक सतह होता है वो बिल्कुल अवतल दर्पण के रूप में ही कार्य करता है, ये बात सही है। और जो आउटर सरफेस होता है आपकी जो स्टील होती है उसका किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। एक गोल तल वाले स्टील के कटोरे की जो बाहरी सतह होती है वो उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी तरह काम करती है। और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, छोटी होती है और हमेशा सीधी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इनर सरफेस जो होता है, आंतरिक सतह जो होती है वो आपकी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है, और जो बाह्य सतह होती है वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की तरह काम करती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। द आउटर सरफेस ऑफ फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर, यही यहाँ पर गलत है। एक फ्लैट, अब जब फ्लैट है तो फ्लैट वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। एक फ्लैट स्टील प्लेट की बाह्य सतह अवतल दर्पण के रूप में कार्य नहीं करेगी। फ्लैट जो होगा वो प्लेन मिरर की तरह कार्य करेगा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो यही यहाँ पर जो होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया उनका आंसर पूरी तरह से यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा माइंड में। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, निम्न में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को जो है वो लाल कर देगा। अब आपको पता है ब्लू को रेड, नीले को लाल कौन करते हैं, वो आपके करते हैं एसिड। और एसिडिक कौन होंगे आपको पता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। तो अब हमें इन चारों ऑप्शन में से नॉन मेटल को ही देखना होगा। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपके मेटल हैं, ये आपके धातु हैं। तो ये तो क्या करेंगे, ये लाल को नीला करेंगे क्योंकि ये बेसिक होते हैं। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर, ये सल्फर जो है वो अधातु है, तो ये जो सल्फर का ऑक्साइड होगा ये यहाँ पर क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ये यहाँ पर क्या होने वाला है, अम्लीय होने वाला है। और अम्लीय क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a dash react with oxygen and water to form compound dash, the compound turn dash litmus to dash and become milky on passing dash gas। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बहुत बार हमने करा है। डैश ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है, क्योंकि मिल्की जो सब्सटेंस बनता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसमें इनसॉल्युबल जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वहाँ पर फॉर्म होता है। देखिए सिंपल है, जब कैल्शियम की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे मैं जो एक एक पॉइंट बोल रही हूँ, क्या बनाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम जो है वो भी बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन पानी के साथ होती है तो फिर ये बना लेता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या फॉर्म कर लेता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेता है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आपका मेटल है, धातु है, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो लाल को नीला कर देगा। और अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मेरा यहाँ पर फॉर्म हुआ, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, इसे जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है फिर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहाँ पर बन जाता है। तो वो इनसॉल्युबल होता है। तो मिल्की गैस, ये मिल्की दिखाई देता है क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर बनता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जाने पर जल का जो क्वथनांक
स्थिरांक है वो निम्न हो जाता है। देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है। तो बताइए क्या यहाँ पर सही है। देखिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सेलेक्ट किया है उनका पूरी तरह से सही है। अभिकथन कारण दोनों सही हैं और कारण उसकी सही व्याख्यान सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। जितना जितना हम ऊपर जाएंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घटता चला जाता है पानी का। जैसे हमारे स्थल पर पानी जो है 100 डिग्री पर बॉयल होता है, लेकिन अभी अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर चली जाऊं तो वहाँ पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, ऑलमोस्ट 76-78 जो है डिग्री पर ही पानी बॉयल करने लगेगा। और ये तो आपको पता ही है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर जो है वो घटता जा रहा है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही है, वो सही व्याख्यान भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन साउंड चैप्टर से पक्का बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट साउंड, ध्वनि के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम, चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई सा भी मीडियम हो, ध्वनि जो है सभी माध्यमों में संचरित कर सकती है। जहां पर माध्यम नहीं होगा वहां पर ध्वनि नहीं होगी। जैसे वैक्यूम है, निर्वात है, वहां पर माध्यम नहीं है तो वहां पर ध्वनि नहीं है। तो अगर माध्यम है तो साउंड ट्रेवल करेगी, ये बात सही है, चाहे वो सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों ना कर रही हो, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। तो ये तो यहाँ पर सही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडी, ये यहाँ पर गलत है। ऐसा थोड़ी होता है जब साउंड जो है आपकी जाती है, लॉन्गिट्यूडनल साउंड क्या है, एक तरंग है, एक वेव है, वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, जो हवा में पार्टिकल हैं जब उनसे वो टकरा रही है तो वो कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, जिससे साउंड क्या हो रही है आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें हम कुछ बॉडीज को सेलेक्ट थोड़ी करते हैं कि अच्छा इनसे खाली वाइब्रेशन होगा। तो ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो गलत है। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तु से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बी गलत है तो देखिए इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इन सब ऑप्शन में बी दे रखा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सिलेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर द साउंड, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रट लीजिएगा। एम्पलीट्यूड का संबंध लाउडनेस से होता है कि आवाज़ कितनी भारी, जैसे शेर की दहाड़ वहाँ पर लाउडनेस की बात होगी, ठीक है। ड्रम वाले केस में भी लाउडनेस की बात होगी। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई है, जिस वजह से क्या होता है लाउडनेस वहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो आवाज़ जो होती है उतनी ही श्रिल होती है, उतनी ही क्या होती है कंपन में जितनी ही उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है, उतनी पतली होती है, जैसे कोयल की आवाज़। तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो आवाज़ श्रिलर होगी। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो सी डी पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी इज पोर्ड इन अ मेटल कप, एक मेटल का कप है उसमें भी गर्म चाय है और एक प्लास्टिक का कप है उसमें भी उतनी ही गर्म चाय जो है वहाँ पर डाली गई। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। अगर एक धातु कप है और एक प्लास्टिक का कप है, उनमें गर्म चाय जो है समान मात्रा में डाली जाती है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा ये बताइए। चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था जो जितने अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो उतनी ही जल्दी अपने अंदर से हीट को निकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया होगा उनका आंसर सही होगा। द टी इन द मेटल कप डज नॉट रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल, क्योंकि जो मेटल है, जो धातु है, वो वो गुड़ चालक है, वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो वो ऊष्मा को जितनी जल्दी लेता है उतनी ही जल्दी निकाल देता है। तो जो हीट का ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो हीट जो है वो मेटल के कप से जल्दी निकल जाएगी एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक का कप। जैसे आपने सुबह को देखा होगा जो फर्श होता है वो बहुत ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लकड़ी के फर्श से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो ये अपने अंदर जितनी जल्दी हीट को लेते हैं उतनी जल्दी निकाल भी देते हैं। तो जिसकी वजह से जब सुबह को उठते हैं तो उस समय ये अपने अंदर से हीट निकाल देते हैं। तो उस वजह से जो पत्थर है वो ज़्यादा ठंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक है, जैसे उसने हीट को लिया है तो वैसे ही वो अपने अंदर से हीट को निकाल देगा। इस वजह से वहाँ पे हीट जो है जल्दी निकल जाएगी और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही कथन है, वो बतानी है। एंडेंजर्ड स्पीसीज का डेटा कौन सी बुक में रखा जाता है? चलिए बताइए। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ईजी है। संकटापन्न प्रजाति में देखती हूँ कि बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका डेटा किस बुक में रखा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संकटापन्न प्रजाति
पर विलुप्त होने का खतरा है, बिल्कुल आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो संकटापन्न प्रजाति है इन पे विलुप्त होने का जो खतरा है वो बिल्कुल बना रहता है, कब ये खत्म हो जाएंगी इनका कुछ पता नहीं होता है, इसी वजह से तो क्या है ये संकटापन्न प्रजातियां हैं। तो ए तो यहाँ पर सही है। ऑल एंडेमिक स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड, ये पूरी तरह से गलत है। सभी विशेष क्षेत्रीय जो होती हैं स्पीशीज वो संकटापन्न हो जाती हैं, ये बात गलत है। देखिए एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, विशेष क्षेत्रीय, हिंदी में सिंपल समझ में आ रहा है, जो पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, अब मैं कंगारू को अगर मैं यहाँ ले आऊँगा ना तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर है, नॉर्थ पोल की तरफ पाए जाते हैं, तो वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है, एंडेमिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो हमेशा वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाएंगी, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो अगर उनको सही वातावरण मिलता रहेगा तो वो कभी भी एंडेंजर्ड नहीं होंगी, वो कभी भी संकटापन्न नहीं होंगी। तो बी तो यहाँ पर गलत है। और जब बी गलत है तो 3 ऑप्शन में मेरे को यहाँ पर बी गलत दिखता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं may come under the threat of extinction और introduction of new species in that region। देखिए जहाँ कंगारू रहते हैं और वहाँ अगर मैं लायन ले आऊँ या कोई और ऐसी स्पीसीज़ ले आऊँ, नई स्पीसीज़, तो सीधी सी बात है जहाँ वो रह रहे हैं उनके आवास में अगर कोई और आ जाएगा तो उन पर जो है खतरा मंडरा सकता है। यही बात यहाँ पर लिखी है। उनके क्षेत्र में अगर नए स्पीसीज़ लाए जाएँ तो ये जो विशेष क्षेत्रीय हैं उनके विलुप्त होने का भय जो है वहाँ पर बन सकता है, ये बात सही है। हॉटस्पॉट हैव न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज़, तभी तो उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट एरिया जो लाइमलाइट में होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए हॉटस्पॉट के अंदर क्या होता है, न्यूमरस कई जो है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज वहाँ पर होती हैं। तो डी भी सही है। तो यहाँ पर ए सी डी जो है वो पूरी तरह से हमारे सही हो जाएंगे, बी यहाँ पर गलत था। अब देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हिंदी इंग्लिश में इनको याद रखिएगा। अभ्यारण्य जो सेंचुरी होती है जहाँ पर एनिमल प्रोटेक्टेड रहते हैं और फॉर फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, उनके घर और उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचती, ऐसे एरिया जो होते हैं वो सेंचुरी कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विभव से जो है वो सुरक्षित रहते हैं, ये हो गया आपका अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर वो आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो वो होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं कुछ एरिया को, देखिए सारा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होता, हम एक कुछ लिमिटेड एरिया को क्या करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं। लार्ज एरिया होते हैं, बड़े बड़े एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग एरिया, वहाँ पर जो जनजातियाँ रह रही हैं उन सबको रहने की वहाँ इजाज़त है। वहाँ पोचिंग, हंटिंग, ये सब पूरी तरह से बैन होता है, हम लोगों का जाना वहाँ बैन होता है, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया जो हैं कहलाते हैं। उसके अलावा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न जीवों की प्रजातियां हैं, चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, और उनके जो पारस्परिक संबंध हैं पर्यावरण से, वो सब क्या है, वो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, जो है क्विक रिवीजन इनका कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यहाँ पर हमें जो सही कथन है वो बताने हैं। ये जो कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नोट्स में आप देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहाँ पर उस वाले चैप्टर में कहीं ये लास्ट में आपको मिलेगा, सब लिखा है, अच्छे से उसको रिवाइज करके जाइएगा। मक्का, पपीता और खीरा जो होते हैं ये एक लिंगी फूल पैदा करते हैं, ये बात सही है। जबकि जो मस्टर्ड, रोज और पटूनिया होते हैं, सरसों, गुलाब और पिटूनिया होते हैं, ये द्विलिंगी पौधे होते हैं, ये बात भी सही है। अभी जो ओवरी होती है, ये जो फूलों के अंदर नीचे की तरफ ये ओवरी होती है, इसके अंदर एक या अधिक जो है ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तभी आपने देखा होगा जो फल होता है उसके अंदर जो बीज होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं, ये जो ओव्यूल हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, ये सीड जो होती है, बीज जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सी भी यहाँ पर सही है। ये कह रहा है जो फूलों में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके पश्चात जो ये जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है, फ्रूट में नहीं। देखिए जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल तो सीड में बदल जाते हैं, बीजों में बदल जाते हैं, लेकिन ये जो ओवरी होती है ये किसमें बदल जाती है, ओवरी जो होती है, जो अंडाशय होता है वो आपका फ्रूट में बदल जाता है, ये बात आपको याद रखना होगा।
ओव्यूल फ्रूट में नहीं बदलता, ओवरी जो होती है, जो अंडाशय होता है वो फ्रूट में बन जाता है, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो बीजों में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड सेलेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ए बी सी यहाँ पर सही है, डी जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, देखिए इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट सही थे, फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आपको पता है मैग्नेट होती है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये ध्रुवों पे जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, अब देखिए जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट के बाहर हम एज्यूम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपकी चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं मैग्नेट के बाहर, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ऐसे जाती हैं। अब देखिए इस तरह से ये लूप बनाती हैं, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रही हैं मैग्नेट के बाहर। जो जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं ये मैग्नेट के पास। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक जो फोर्स होती है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है, और ये यहाँ पर एक क्लोज लूप बना रही हैं। आप देख रहे होंगे ये क्लोज लूप जो है यहाँ पर एक फॉर्म करती हैं, और ये कभी टकराती नहीं है आपस में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ये जो है एक दूसरे से टकराती नहीं है, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया। ईच लाइन इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, बिल्कुल प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, कैसे, जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ गई मैग्नेट में, तो अंदर में क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, तो बाहर से तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, लेकिन अंदर में कहाँ जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो ये क्लोज्ड जो है लूप हमें देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस लूप ये रहता है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ये बात भी सही है। और ऑफिशियल आंसर की में इसको गलत बताया गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा, जिसकी वजह से इस पर रिकरेक्शन नहीं हुआ। चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ये बात सही है। अगर ये ऐसे लिखा होता नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है तब ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर ये भी सही है। इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, और बाहर जो होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, अभी मैंने आपको बताया था वे ध्रुव के निकट क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है, ये बात भी सही है। तो चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं, लेकिन अगर थर्ड पॉइंट में नॉर्थ से साउथ की तरफ लिखा होता तब वो गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से कथन सही है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग कॉन्टैक्ट इन इट, हम पढ़ते भी हैं फोर्स दो तरह की होती है, बल दो तरह के होते हैं, एक संपर्क और एक असंपर्क। तो असंपर्क बल में बिना टच करे भी फोर्स जो है कार्य करती है, तो ये पॉइंट तो हो गया ट्रू। अर्थ मोल्टन मेटेलिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल पृथ्वी के जो गतिक ध्रुविक कोण होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो उद्गम होता है। जो अर्थ का कोर है, नीचे वाला हिस्सा है, बीच वाला मेंटल होता है और ऊपर वाला क्रस्ट होता है, तो बिल्कुल जो नीचे अंदर वाला है वहीं से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये बात पूरी तरह से गलत है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो निम्न शक्तिशाली होता है, तभी तो हमें फील नहीं होता। ये गुरुत्वाकर्षण बल इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, अनंत है, लेकिन ये वीकेस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आपको पृथ्वी खींच रही है, आपको नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि ये वीकेस्ट है, वीकेस्ट फोर्स होती है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए 4 फंडामेंटल फोर्स होती हैं, 4 फंडामेंटल बल होती हैं, जिसमें एक होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होती है वीकेस्ट नहीं होती, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स आती है, उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। फिर तीसरे नंबर पर आती है आपकी वीक न्यूक्लियस फोर्स। क्या आती है, वीक न्यूक्लियस फोर्स आती है, और सबसे लास्ट में आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सी यहाँ पर गलत है और यहाँ पर डी भी गलत है, और हमसे सही पूछ रहा था, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी यहाँ पर सही है। इट मीन्स जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया होगा उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंटेंट का, उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। X is charged by Y. It is found that X obtain a charge opposite to that of Y. The charging process could be X द्वारा जो है Y द्वारा X आवेशित किया जाता है। यह पाया जाता है कि X पर जो आवेश प्राप्त होता है Y पर उसके विपरीत है। तो आवेश का प्रक्रम यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं जो चार्ज के होते हैं, इंडक्शन, आपका फ्रिक्शन और कंडक्शन। तो यहाँ पर कौन सा मेथड आएगा, तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, घर्षण या प्रेरण।
देखिए एक बार मैंने आपके लिए फिर से ये बता दिए कि फ्रिक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है और कंडक्शन क्या है। देखिए फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने उन दोनों को क्या करा, एक दूसरे से रब किया। एक दूसरे से रब करने पर क्या होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। कैसे चार्ज आ जाते हैं, इक्वल आएंगे और अपोजिट, मतलब एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये आपका फ्रिक्शन मेथड कहलाता है। फिर एक मेथड होता है कंडक्शन। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय touching into the charged body. This happen because some charge from the charged body get transferred to the uncharged body. और ये वाला मेथड जो होता है वो आपका कंडक्शन होता है। समझते हैं क्या, देखिए सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है और एक ये ऑब्जेक्ट है जो पहले से ही चार्ज है, इस पर बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, ये पहले से ही चार्ज है। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ इससे टच करा दिया, तो इसको इससे टच कराने से क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज जो हैं इसमें भी आ गए। ठीक है, तो ये वाला मेथड, जब टच कराने से अनचार्ज बॉडी पर भी वही चार्ज आ जाता है जो चार्ज का था, तो वो कहलाता है आपका कंडक्शन। तो यहाँ पर सेम चार्ज आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया था यहाँ पर अपोजिट चार्ज आनी चाहिए, तो कंडक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कंडक्शन में जो होता है वो सेम चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर था इस वजह से फ्रिक्शन और इंडक्शन था। अब इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर अ बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट बट नॉट टचिंग इट। अब देखिए होता है क्या, जैसे आपने सिर से अपना स्केल रगड़ा, तो स्केल पर क्या हुआ, स्केल चार्ज हो गई है ना, स्केल यहाँ पर चार्ज हो गई। अब यहाँ पर जो पेपर रखे थे वो अनचार्ज थे। अब मैंने पेपर को स्केल से टच नहीं कराया, लेकिन फिर भी पेपर जो है क्या कहते हैं, स्केल की तरफ जो है वो चिपकने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में एक अपोजिट चार्ज जो है वो अनचार्ज बॉडी पे आ जाता है बिना उसे टच करे। बिना टच करे वाला होता है इंडक्शन, और उसमें भी अपोजिट चार्ज ही आता है। कंडक्शन में सेम चार्ज आ जाता है जब हम अनचार्ज बॉडी को टच करते हैं, और फ्रिक्शन में दोनों बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई पुट 1 ईयर ऑन अ स्टील रेल रोड ट्रैक। मैं एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ, और वहाँ से 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, और इन कथनों को हमें पढ़कर बताना है कि कौन से इसमें अवलोकन है, कौन से इसमें ऑब्जर्वेशन है, कौन से इसमें प्रेषण है, और कौन से इसमें इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। आई एम एबल टू हियर द अपीयरिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने देखा है कि सॉलिड में जो साउंड है वो जल्दी ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो इसी वजह से बच्चे ने ये ऑब्जर्वेशन वहाँ पर की होगी कि जब उसने अपने कान को ट्रेन की पटरी पर रखा तो उसे शीघ्र जो है ध्वनि सुनाई दे गई एज़ कम्पेयर टू वायु। तो वहाँ पर उसने क्या करा, ये चीज़ ऑब्जर्वेशन करी। तो ये तो ए पक्का हमें साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। और बी स्टेटमेंट में फिर उसने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, कि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है फास्टर थ्रू स्टील एज़ कम्पेयर टू एयर। बिल्कुल वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल करती है। और साथ में फिर एक बात और बोली कि साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक गमन चाल से जो है वहाँ पर करती है। तो बी और सी यहाँ पर मेरे निष्कर्ष हो जाएंगे, और ए मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए जो चीज़ देखी और करी वो ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद जो चीज़ें बताई वहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आए कि स्टील में ज़्यादा है, फिर ऐसी स्टील सॉलिड है तो सॉलिड में ज़्यादा है, तो वो एक निष्कर्ष निकल कर आए फिर ऑब्जर्वेशन से। तो बी और सी हमारे यहाँ पर जो है निष्कर्ष हैं, इन्फ्रेंस है, और ए हमारा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें अंतर पूछ रहा है, नियम और सिद्धांत, लॉ और थ्योरी के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लॉ जो होता है, नियम जो होते हैं वो सामान्यीकरण होते हैं, जबकि सिद्धांत जो होती हैं वो व्याख्यान होती हैं। लॉ जनरलाइजेशन होते हैं, वेयर एज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन। थ्योरीज में जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। अब देखिए लॉज में अगर जैसे मैं बात करूँ, न्यूटन का 3rd लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमने दे दी है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे बहुत सारे, उनका टेस्ट क्या होगा, तो उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट वहां से निकल कर आ गई। तो वो जनरलाइजेशन स्टेटमेंट जो होती हैं वो आपकी लॉ होती हैं। लॉ को इजीली बदला नहीं जा सकता, जबकि थ्योरी जो है वो आपकी चेंज हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही आंसर होगा, जो डिफरेंस दिखा रहा है इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, अ साइंस टीचर टू क्लास 7th स्टूडेंट टू लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में लेकर गई बच्चों को। स्टूडेंट वर सीटेड कंफर्टेबली, बच्चों को आराम से बिठाया गया आराम पूर्वक। टीचर हेल्ड अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम इन ए होल्डर। शिक्षिका क्या करती है, होल्डर में मैग्नीशियम के फीतों को पकड़ती है। उसके पश्चात वो क्या करती है, फीते के शीर्ष को मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाती है, और एक चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ वो जल जाता है। वहाँ पर ऐश बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। विद्यार्थियों ने सावधानी पूर्वक क्या करा, अवलोकन किया। वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और प्रयोग
प्रयोगशाला में जो अवलोकन उन्होंने किया उसको रिकॉर्ड कर कर अपनी फाइलों में, जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी टीचर ने यूज़ की ये हमको यहाँ पर बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है टीचर ने यहाँ पर क्या करा, डेमो करके दिखाया बच्चों को। जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी टीचर यूज़ कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने टिक किया होगा वो यहाँ पर सही होगा। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, बच्चों के अंदर जो है यहाँ पर जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। लेकिन टीचर क्या कर रही है, डेमो कर कर दिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो सिचुएशन दी है हमें बतानी है बेस्ट कौन सी है डिस्कवरी लर्निंग के लिए, जो यहाँ पर ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, वो यहाँ पर बताना है। स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग। देखिए अगर कोई और इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो डिस्कवरी क्या होता है, खुद से खोज करना, तो वहाँ पर तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। अगर कोई टीम वहाँ पर उनको बता रही है तो ये यहाँ पर अच्छा मेथड नहीं होगा। यहाँ पर क्या करा, बच्चों को पहले डेमो दिखा दिया। देखिए ये विधि भी अच्छी नहीं होती, जहाँ पर टीचर ज़्यादा एक्टिव हो गया एज़ कम्पेयर टू बच्चों की कंपेरिजन में। हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे से करानी है चीज़ें, तो डेमो हम नहीं दिखाएंगे, तो ये भी एक अच्छी विधि यहाँ पर नहीं होगी। स्टूडेंट लेवलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर एंड प्लेसिंग दैम इन अ सेल्फ असेंबल्ड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात बिल्कुल सही है। दी गई सामग्रियों में स्वयं बनाए, उनको सामग्रियों को स्वयं बनाया, उसके बाद क्या करा, जो बंद विद्युत परिबद्ध है उनमें रखकर उनमें उन्होंने खुद से पहचाना कि कौन से कंडक्टर हैं, कौन से नॉन कंडक्टर हैं, उनका लेबल लगाया। तो यहाँ पर वो एक्टिविटी खुद से कर रहे हैं, खुद से चीज़ों को खोज कर रहे हैं कि कौन से कंडक्टर हैं, कौन से नॉन कंडक्टर है, और कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी लर्निंग की तरफ जो है बहुत अच्छा इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। बाकी इलेबोरेट अंडरगोइंग यानी इलेबोरेट एंड डिटेल सेशन वगैरह करा रही हैं, ये इतना अच्छा मेथड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने टिक किया उनका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल। कौन सा समाकृत प्रक्रिया कौशल का एक उदाहरण है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए समाकृत का मतलब क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, बच्चे परिकल्पना भी कर रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों को डिफाइन भी कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, वो सब किस में जाती हैं, वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल आपका होता है। मेजरिंग द वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर तो सिंपल क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, इंटीग्रेट नहीं करें, सब चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे। एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं वेरिएबल को, तो इंटरप्रेटिंग डेटा कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं हुआ। इनमें एक एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब फोर्थ ऑप्शन को आप देखेंगे, जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन टिक किया होगा तो वो उनका सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले वो टेम्परेचर को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं वेरिएबल को, एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष भी निकाला। कैसे निकाला कि हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर से फर्मेंटेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। देखिए जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल होती है, बच्चे क्या करते हैं उसमें कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, डिफाइन ऑपरेशनली चीज़ों को बताते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर को, तो यहाँ पर वेरिएबल चर को जो है वो नियंत्रित करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग भी वहाँ पर करते हैं, डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, और वहाँ से फिर जो है निष्कर्ष जो है इन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर निकालते हैं। तो ये सारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल में आ जाता है, जब मल्टीपल चीज़ें बच्चे वहाँ पर, मल्टीपल स्किल जो है बच्चे वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने टिक किया उनका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हैं, और अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें फॉर्मेटिव और कौन सा समेटिव असेसमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, कौन सा। देखिए तो 2 दिए हैं, अब हमें इनके बेसिस पर यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा सही है। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन, जांच पाठों के दौरान शुरू से अंत तक विद्यार्थी का आकलन। जब हम शुरू से अंत तक मतलब बीच बीच में कमियां बताते रहते हैं, उनको दूर करते रहते हैं, चाहे हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे उनके पोर्टफोलियो के थ्रू हम उनकी कमियाँ देख रहे हैं, तो जब पूरा शुरू से लेकर अंत तक हम देखते रहते हैं बच्चों की कमियाँ, वो किस में आती हैं, वो आप क्या जाती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट क्या आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर वो जो है आपका आ जाता है। फिर असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सिलेबस टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, पाठ्यक्रम के अंत में जब हम आकलन करते हैं
कि जो निर्देशित उद्देश्य हैं वो प्राप्त हुए हैं या नहीं, वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबमिटिव असेसमेंट वो आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ए जो है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और बी जो है वो हमारा सबमिटिव असेसमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है विज्ञान की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ साइंस के बारे में। द लॉ ऑफ द साइंस आर फिक्स्ड एंड इटर्नल ट्रूथ, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियम जो होते हैं वो स्थायी और शाश्वत सत्य होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे 9 प्लैनेट है, लेकिन अब हम पढ़ते कितनी है, 8 प्लैनेट है। तो ज़रूरी थोड़ी है वो फिक्स ही हैं और वो सत्य ही है, शाश्वत सत्य हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं, क्योंकि विज्ञान क्या है, डेवलपमेंटल है, एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, साइंस इज सोशल एंडीवर, बिल्कुल विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसी के हिसाब से तो विज्ञान बढ़ रहा है। साइंस डायनेमिक है, ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील है, यहाँ पर ये बात भी सही है। कोई फिक्स मेथड नहीं होता, सिंगल मेथड नहीं होता, कोई एक विधि नहीं होती, मल्टीपल विधि होती हैं। आप जो है एक्सपेरिमेंट भी मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, कहीं किसी प्रोडक्ट को पाने के लिए या कहीं जाने मतलब कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए। तो ये भी यहाँ पर सही है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है, ये बताना है हमको। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल जो फैक्ट हैं, प्रिंसिपल हैं साइंस के और जो उनमें उनको अनुप्रयोग कैसे करते हैं, उनकी एप्लीकेशन वगैरह, उन सबको जानना, ये विज्ञान में आता है। To gain the knowledge of available through memorizing the content and process of science, देखिए यहाँ पर विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। सिर्फ हम चीज़ों को याद कर रहे हैं, उनके प्रोसेस को हम याद कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल तरह से गलत हो जाएगा। डिस्कवरी इंक्वायरी अप्रोच हमें रखनी है, बच्चों से खुद हमें जो है क्रियाकलाप करानी है, तो बी ही यहाँ पर एक एम नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन या बी ऑप्शन टिक किया है उनका आंसर ठीक होगा। बाकी टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, देखिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग जो है विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लेबोरेटरी में टास्क परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे की चिटिंग ना कर लें। अब जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो बच्चों से ये कहा जाता है आप खुद से सोचें, ऐसा नहीं कि बुक से क्या करा, जैसे नेट से क्या करा, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हमें साइंस में बच्चों के अंदर इम्बाइब करने पड़ते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन, ताकि वो लेबोरेटरी में अच्छे से परफॉर्म करें, ऑनेस्टी अपनी दिखाएं जब वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रही हैं। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, उनकी जो प्राकृतिक जिज्ञासा है, एथेटिक सेंस है, क्रिएटिविटी है, उन सबको नर्चर करना है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम करती हैं विज्ञान में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन, देखिए सपोज वी विश टू कूल अ रूम, हमें एक कमरे को ठंडा करना है। अब थर्मोडायनेमिक ये कहती है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो एयर कंडीशनर क्या करता है, कमरे को ठंडा कर देता है। उसके बाद इन्होंने ये और बताया कि थर्मोडायनेमिक ये गवर्न करती है कि गवर्न द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम दिखाता है दोनों तरफ बराबर जो है फेसेस के, और इसी की वजह से हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हीट जो है इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्व हुई है केमिकल रिएक्शन में, सच एज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, मान लिया जाए कि कमरे को ठंडा करना है, उष्मा गति हमें बताती है ऐसा करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो विद्युत करेगा जो कमरे को ठंडा कर देगा। विभिन्न प्रवस्थाओं में समयता को भी नियंत्रित करती है जो उष्मा गति की होती है। प्रकाश संश्लेषण जैसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई या अवशोषित हुई, उसके अनुमान में भी उष्मा गति का उपयोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक यहाँ कहाँ मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है, हमें ये तो बता रहा है ये एग्जाम्पल कि जो थर्मोडायनेमिक है यहाँ वो अलग अलग जगह जो है वो लग रही है, उसको हमें इक्विलिब्रियम के डिफरेंट फेसेस में भी ज़रूरत पड़ रही है, कमरे को ठंडा करने में एक्स्ट्रा एनर्जी में भी थर्मोडायनेमिक जो है वहाँ पर लग रही है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आइडिया अबाउट साइंस इज इलस्ट्रेटेड इन अबव एक्सपर्ट, तो एक्सेप्ट जो हमें ये ऊपर दी है इस उद्धरण से निम्न में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण यहाँ से होता है, ये हमें बताना है। क्या यहाँ से आप कहेंगे साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, बिल्कुल यही यहाँ से दिख रहा है। विज्ञान जो होता है अधिगम जो है वो अंतक विषयक परख है कि कैसे यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक है वो आपके इस वाले कॉन्सेप्ट में भी लग रही है, फोटोसिंथेसिस वाले कॉन्सेप्ट में भी, इक्विलिब्रियम करने में भी लग रही है।
तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। बाकी सोशल एंडीवर, टेंटेटिव है, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर इलस्ट्रेट हो रहा है, ये जो पूरा हमारा उदाहरण जो एग्जाम्पल हमको दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया उनका आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए और आपसे पूछे बताइए यहाँ से क्या पता चलता है, साइंस का क्या नेचर है, ये आपको क्या दिखता है कि साइंस यहाँ पे कैसी है। जैसे पीछे हमें दिखा थर्मोडायनेमिक हर जगह मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है, तो साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। तो इसमें अब ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आप बाकी आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 7, वहाँ पर जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, जो रेशम है उसकी खोज कैसे हुई, उसके बारे में पूरा दिया है। ये एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, लेकिन चाइनीज़ लेजेंड यहाँ पर बोलते हैं कि जो एम्प्रेस था सी लुंगची, उसको आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज। मतलब जो हुआंग टी राजा था वहाँ का, उसने अपने एम्प्रेस सी लुंगची से कहा कि आप पता लगाओ जाकर ये जो मलबरी की पत्तियाँ हैं ये कैसे डैमेज हो रही हैं, ये कैसे टूट रही हैं या ख़राब हो रही हैं। तो वहाँ पर जाकर उसने जो उनका सिंगलूची था, उसने जाकर वहाँ पर देखा। द एम्प्रेस फाउंड दैट यहाँ पर जो वाइट वॉर्म है, यहाँ पर कोई सिल्क मॉथ है, जब तो अननोन था, उन्होंने बोला कोई वाइट वॉर्म है जो मलबरी की पत्तियां जो हैं उनको खा रहा है, ठीक है। और उन्होंने बाद में ये भी नोटिस किया, उसने ये भी नोटिस करा कि वो अपने ऊपर क्या कर रहा है, ककून जो है, प्रोटीन की जो एक लेयर है वो अपने ऊपर जो है बना रहा है और बहुत शाइनी लेयर है, ठीक है। और वहाँ से एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंटली जब वो चाय पी रही थे, वो जो ककून था वो उनके कप ऑफ टी में गिर गया और वहाँ से जो थ्रेड हैं वो अलग हो गए। तो वहाँ से क्या हुआ, जब उन्हें थ्रेड दिखाई दिए तो वहाँ से उनको डिस्कवरी हो गई वहाँ से सिल्क की, ठीक है। तो अब सिल्क भी ऐसी ऑब्टेन होता है, ककून को गर्म पानी में डालते हैं तो उसमें थ्रेड जो है वो निकल जाती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर डिस्कवरी हुई। फिर उन्होंने क्या हुआ, पहले तो उसे सालों छुपा कर रखा, फिर बाद में जो ट्रेडर्स थे वो एक दूसरी जगह गए उसको फैलाने के लिए, और जिस रूट से वो होकर गए वो आपका सिल्क रूट कहलाता है, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। तो ये जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करा गया, तो कौन कौन से यहाँ पर जो है उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसको पूरा सम्मिलित करने से ये हमको यहाँ पर बताना है। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये हमको बताना है। टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि देखिए कैसे हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई। तो ये तो टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, या हम हिस्टोरिकल वैलिडिटी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, तो ये तो होगा ए। टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ इंसिडेंट और आइडिया गिव राइज टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स, बिल्कुल यहाँ पर ये तो हुआ कैसे अचानक से वो कप में चाय पी रहे थे उसमें वो ककून गिर गया जिससे थ्रेड निकल गए। तो यहाँ पर यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाएं और विचार जो होते हैं वो नई वस्तुओं की खोज को जन्म देते हैं, ये भी हमें साफ साफ इसमें से दिख रहा है। तो ऐतिहासिक जो परिदृश्य है वो भी विकसित करने के लिए ऐड करा गया होगा कि कैसे कैसे हमारे आइडियाज से ही जो है चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ये चीज़ भी यहाँ से दिख रही है। विज्ञान की सकाल्यवादी समझ को विकसित करने के लिए ये भी यहाँ पर हो जाएगा। टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मतलब पूरा होलिस्टिक मतलब पूरा एक सार, पूरा मतलब निचोड़, वहाँ पर पूरी मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की कैसे वहाँ पर चीज़ें जो हैं पूरी निकल कर आई और फिर कैसे वो ट्रैवल करे, फिर कैसे सिल्क रोड, तो पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ये भी हो जाएगा, सी भी आ जाएगा। और देखिए ए और बी तो 100% आनी है, तो एकमात्र जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 ही दिख रहा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक करा है क्योंकि ए और बी उसी में आते हैं, और उसके साथ हमारा सी भी जाएगा। फन एलिमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ डाली गई है, ये यहाँ पर सही नहीं है, तो ए बी यहाँ पर सी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ये पूरी तरह से हमने सारे मॉक टेस्ट देखे। अब आपके लिए की वीडियो की एक वीडियो आएगी जिसमें की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। पूरी तरह से तैयारी आपको करा दी, आप पढ़ते रहिए, नोट से पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।